बेलापुर जंगल में इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते थे। पीलू चिड़िया भी इसी में पढ़ती थी, लेकिन पीलू का मन इंजीनियरिंग में नहीं लगता था। उसको उसकी माँ ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग पढ़ने भेज दिया था। कभी कभी तो वो क्लास में ही सो जाती थी। एक दिन पीलू कैंटीन में खाना खा रही थी। उस कैंटीन का मालिक हरिया वहाँ आता है। पीलू, तुमने पिछले 6 महीनों से उधार नहीं चुकाई हो। अब से तुम्हें उधार देना बंद, या तो पैसा या फिर कैंटीन में काम करके पैसा उतरवाओ। मेरी मम्मी जो भी पैसे भेजती है हरिया काका, वो तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने का एक ही तरीका है कि मैं यहाँ काम करने लग जाऊँ। अरे तुम आजकल के बच्चे भी ना। ठीक है, अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। पीलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देती है और बर्तन साफ करती थी, डस्टिंग करती थी, इडली डोसा भी बनाती थी और तो और दूसरे स्टूडेंट्स को सर्विंग भी करती थी। पीलू को सर्व करता देखकर बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन सुंदरी कहती है, देखो देखो, पीलू को करने इंजीनियरिंग आई है लेकिन कैंटीन में नौकरी कर रही है। अरे क्या यही करने आई थी पीलू चिड़िया? तो पीलू कहती है, तुम्हें क्या सुंदरी, तुम पढ़ाई कर लो, मुझे तो क्लास में नींद आती है, तो कम से कम मैं यहाँ काम तो कर रही हूँ। इस तरह से जैसे तैसे पीलू इंजीनियरिंग पूरी कर लेती है और घर वापस पहुँच जाती है। उसकी माँ बबली उसको बोली, अरे पीलू, तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गई थी? इतना पैसा खर्च करके तुझे इंजीनियर बनाई। अब तुझे मैं अपने भाई की फैक्ट्री में नौकरी लगवा दूंगी। नहीं माँ, तुम्हारी जबरदस्ती के कारण मैंने इंजीनियरिंग की है। अब मैं तुम्हारी जबरदस्ती से काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अपना खुद का काम करूंगी। तो बबली कहती है, खुद का काम करना है तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी। ये सुनकर पीलू सोच में पड़ जाती है। वो अगली सुबह अपनी पुरानी साइकिल रिपेयर करके उसमें एक बोर्ड लगाती है जिसमें लिखा होता है, इंजीनियर का डोसा। पीलू साइकिल में ही डोसा बनाकर बेचती थी और सिर्फ 10 रुपए में बेचा करती थी। जल्द ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। एक दिन बबली को उसकी एक अमीर सहेली पिंकी चिड़िया कहती है, अरे बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत बेहतरीन डोसा वाली आई है? वो सिर्फ 10 रुपए में डोसा बेच रही है। तो बबली कहती है, किसकी बात कर रही हो तुम? तो पिंकी चिड़िया कहती है, कोई है इंजीनियरिंग डोसा वाली। ये सुनकर बबली का सिर चकरा जाता है। ऐसे ही एक दिन पीलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और हरिया कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुंचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। पीलू, तुम तो वाकई में बहुत होनहार निकली। हम तो बस घिसी पिटी नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारी हंसी उड़ाती थी, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, अरे इसमें माफी की कोई बात नहीं है सुंदरी और हरिया अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे, लेकिन आपने मुझसे कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, जिससे मैं आपसे सीखी हूँ और यहाँ पर सस्ता डोसा बेचने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर जबरदस्ती से कोई पढ़ाई करे तो वो किसी काम की नहीं होती है। ये सब बबली एक तरफ खड़ी सुन रही थी और उसे अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। बेटी, मैं तुझे कितना गलत समझती थी, लेकिन तू बहुत ही समझदार निकली। मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से पीलू साइकिल में ही डोसा बेचा करती थी और बहुत सफल हुई। एक गांव में मोना नाम की एक हथनी रहा करती थी। मोना हथनी का एक बेटा भी था जिसका नाम सोनू था। सोनू खरगोश अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। सोनू खरगोश के पापा की कुछ समय पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके कारण मोना हथनी को अब काम करना पड़ता था। उसने अपने घर में एक मेड भी रखी हुई थी जिसका नाम पीहू लोमड़ी था। पीहू लोमड़ी बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और घर की सफाई भी बहुत अच्छे से करती थी। अरे पीहू, मैं जॉब पे जा रही हूँ, तुम सोनू का अच्छे से ध्यान रखना और उसे जो भी खाना उसे दे देना, ठीक है? और सारे कपड़े भी वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए, उन्हें भी धुल लेना। ध्यान से कर देना ये सारे काम, रात को आकर मैं देखूंगी। अले मोना दीदी, आप मेरे रहते किसी भी बात की फिक्र मत करा करो, मैं सारे काम कर लूंगी। आप बस अपने काम पर ध्यान दो दीदी। जब तक मैं हूँ सोनू बाबा को कोई दिक्कत नहीं आएगी।
मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। मोना बेफिक्र होकर अपने जॉब पर चली जाती है। मोना के ऑफिस में अब कुछ काम चल रहा था, जिस वजह से उसके ऑफिस वालों ने उसे वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा था। मोना हथनी पीहू लोमड़ी से कहती है, अरे पीहू, जाकर पहले तू सोनू को उसके स्कूल से ले आ, उसके बाद यह काम कर लेना। जा जल्दी से, उसके बाद मैं तुझे और काम बता दूंगी। चल चल। पीहू लोमड़ी सोनू खरगोश को स्कूल से ले आती है। उसके बाद मोना हथनी पीहू लोमड़ी को और काम बता देती है। काम भी बहुत ज्यादा था, लेकिन पीहू लोमड़ी काम को जल्दी निपटा देती है। पीहू, अब तू कपड़े धुल ले, इसके बाद खाना बना देना और बाजार से भी सब्जी ले आना। देख, फ्रिज में एक सब्जी भी नहीं रखी है, अब कल क्या बनाएंगे। चल 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 चल, जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़ा है। पीहू पूरा दिन काम करके अपने घर चली जाती है। मोना को काम जरा भी नहीं करना पड़ता था। एक दिन अचानक से पीहू लोमड़ी की तबीयत खराब हो जाती है। पीहू लोमड़ी मोना हथनी से कहती है, दीदी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ दीदी, कल जल्दी आकर काम खत्म कर लूंगी। ठीक है पीहू, तू घर जाकर आराम कर, कोई बात नहीं, जो काम पड़ा है कल आकर कर लेना। पीहू लोमड़ी घर चली जाती है। अगले दिन जब पीहू काम पर नहीं आती तो मोना हथनी को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। उसकी अब इतना काम करने के बाद हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने इतना सारा काम कभी नहीं किया था। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं, पर पीहू अभी भी काम पर नहीं आती। अरे ये पीहू कहाँ रह गई, ऐसे तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अगर वो काम पर नहीं आई तो सारा काम मुझे ही करना होगा। तभी दरवाजे से एक और लोमड़ी आती है, जिसका नाम सोनी होता है। वह अंदर आती है। अरे अरे, तुम कौन हो और कैसे अंदर चली आ रही हो? मैडम पीहू, मेरा नाम सोनी है, मैं पीहू की बहन हूँ। उसकी तबीयत अभी खराब है, इसलिए उसने मुझे अपने बदले काम पर भेजा है। मोना ये सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और उसे सारे काम बता देती है। सोनी, तुम पहले खाना बना दो मुझे, और सोनू को बहुत तेज भूख लग रही है, चलो चलो जल्दी बनाओ। ठीक है मैडम। सोनी लोमड़ी खाना बनाती है। जब दोनों खाना खाते हैं तो वह खाने में बहुत ही अच्छा होता है। मम्मी, सोनी दीदी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ बेटा, ये तो पीहू से भी अच्छा खाना बनाती है। अरे मैडम, हम दोनों बहनों का खाना बनाना हमारी मम्मी ने ही हमें सिखाया था। एक दिन सोनू के ऊपर एक चूहा भागते हुए जाता है। मम्मी मम्मी, चूहा देखो, यहाँ से भागा है। हम, अगर ये आया कहाँ से? मम्मी इसे पकड़ो ना, वरना ये मुझे परेशान करेगा। मम्मी पकड़ो ना जल्दी से। ठीक है सोनू, मैं कुछ करती हूँ। मोना हथनी चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी लाती है और स्प्रे भी लाती है, जिससे चूहा बेहोश हो जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चूहा उनकी पकड़ में नहीं आता है। मम्मी, आपका प्लान तो खराब हो गया, अब मैं ही कुछ करता हूँ। सोनू एक जाल बनाता है, जिसके अंदर सोनी के हाथ का बना हलवा रख देता है। चूहा जब उसे खाने के लिए आता है तो वो उसके अंदर बंद हो जाता है और सोनू उसे पकड़ लेता है। अरे वाह सोनू, तुमने तो इसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया, ऐसे कैसे? मम्मी, ये चूहा सोनी दीदी के हाथ का बना हलवा खाने के लिए आया था। इसे भी दीदी के हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगा। हाँ, आखिर सोनी खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। चलो अब इसे बाहर छोड़ाते हैं, वरना ये घर का नुकसान कर देगा। पहले इसने बहुत सारे कपड़े कुतर दिए हैं और सोनू खरगोश उसे दूर जगह पर जाकर छोड़कर आ जाता है और इस तरह उन्हें उस चूहे से निजात मिल जाती है। रात का समय था। पिंकी लोमड़ी और चिंकू बंदर सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। वहीं उनके पापा टिंकू सियार अपने लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। वहीं पिंकू और चिंकू की मम्मी चंपा नीलगाय रसोई में सबका खाना खाने के बाद बर्तन धुल रही थी और बाकी बचा खाना फ्रिज में रख रही थी। काम होने के बाद वो हॉल में आती है और सबसे कहती है, अरे बच्चों, तुम अभी तक सोए नहीं? चलो चलो अपने कमरे में जाओ और जल्दी से सो जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। चलो। मम्मी, फिल्म बस खत्म होने वाली है, देखने दो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, चलो अंदर जाओ, सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। मम्मी प्लीज, आप जाकर सो जाओ ना, हमें तो अभी फिल्म देखनी है। ये स्पाइडर मैन की फिल्म पहली बार आ रही है टीवी पर। चंपा ने फिर टिंकू से कहा, अजी आप भी सो जाइए ना, सुबह आपको ऑफिस भी तो जाना है। और इन बच्चों को भी कहिए कि ये सो जाएंगे, 24 घंटे बस टीवी में लगे रहते हैं। तुम सो जाओ चंपा, मुझे तो अभी बहुत काम है। और बच्चों को देखने दो ना उनकी मूवी, एक तो इतने दिनों बाद आ रही है। अच्छा, सभी बिजी हैं, बस मैं ही वेली हूँ। ठीक है, मैं तो उल्लू की तरह जाग नहीं सकती, मैं तो चली सोने। चंपा ऐसा कहकर सोने के लिए चली जाती है। तभी टिंकू अपने बच्चों से कहता है, बच्चों चलो काम पर लगते हैं, तुम्हारी मम्मी सोने चली गई, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, चलो। हाँ पापा, हमें तो अभी बलून भी फुलाने हैं और घर की सजावट भी करनी है, चलो चिंकू। पिंकी देखती है कि चिंकू तो सो चुका है
वो इसको हिलाती है पर चिंकू फिर भी नहीं जागता। फिर पिंकी उसके मुंह के ऊपर कुछ पानी की बूंदें छिड़कती है, जिससे चिंकू होश में आता है। अरे मेरी नींद खराब कर दी, अच्छा खासा सपना देख रहा था, स्पाइडरमैन से भी मेरी मुलाकात होने वाली थी। सपना बाद में देखना चिंकू, पहले चलकर बलून फुलाते हैं और घर की सजावट करते हैं। तू भूल गया, मम्मी का जन्मदिन है। लो बच्चों, मैं बलून ले आया, चलो। सभी मिलकर बलून फुलाते हैं और फिर कमरे की सजावट करते हैं। तभी पिंकी कहती है, पापा वो डिलीवरी वाला आता ही होगा, अगर उसने घंटी बजा दी तो मम्मी जाग जाएगी और हमारा सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। चलो पहले केक ही ले लेते हैं। टिंकू अपने पर्स से पैसे निकालकर घर का दरवाजा जैसे ही खोलता है तो वो देखता है कि सामने डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ है। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं आ गया हूँ? मैं बस अभी घंटी बजाने ही वाला था। इसलिए तो कि तुम घंटी ना बजा सको, हमने ये दरवाजा खोल दिया। लो ये रहे तुम्हारे पैसे। डिलीवरी बॉय टिंकू को केक देकर और अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। पिंकी, ये केक फ्रिज में रख दो और चिंकू चलो अपना अधूरा छूटा काम पूरा करते हैं। सभी मिलकर कमरे की सजावट करते हैं। तभी पिंकी कहती है, पापा 12 बजने में 1 मिनट है, जल्दी चलो, मम्मी को उठा देते हैं। हाँ चलो। सभी केक लेकर मम्मी के कमरे में जाते हैं और सभी एक साथ कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सुनकर मम्मी नींद से जाग जाती है। अरे मेरे बच्चों, तुम्हें याद था कि मेरा जन्मदिन है? और क्या मम्मी, आप हमारा इतना ख्याल रखते हो, हम आपका जन्मदिन भी नहीं याद रख सकते? मम्मी बच्चों को गले लगा लेती है और फिर टिंकू कहता है, अरे भाग्यवान, केक भी काटो और चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। टिंकू और बच्चे मम्मी को एक कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ उन्होंने वो सजावट की थी, जिसे देख मम्मी बहुत खुश हो जाती है और फिर केक काटती है और एक एक करके अपने बच्चों और पति का मुंह मीठा करवाती है। मम्मी आपके लिए एक और सरप्राइज है। क्या सरप्राइज बच्चों? कल नाना नानी भी आ रहे हैं आपका जन्मदिन मनाने। सच में? अरे बच्चों, तुमने सारा सरप्राइज खराब कर दिया। ये बात बतानी थोड़ी थी, ये तो राज रखनी थी। कल जब नाना नानी आते तब मम्मी को देखते कितनी खुश हो जाती। अब बता दिया तो बता दिया, जाने दो ना। अगले दिन मम्मी के माँ बापा भी गांव से आ जाते हैं और मम्मी उनके साथ अपना पूरा दिन बिताती है और इस बार का जन्मदिन बहुत ही खुशहाली से मनाती है। एक गांव में नंदू नाम का एक बंदर रहता था। वह उस गांव में समोसे बेचकर अपना गुजारा किया करता था। नंदू बंदर बहुत सालों से सभी जानवरों को अपने हाथ के समोसे खिला रहा था, इसलिए सभी जानवरों को नंदू पर बहुत भरोसा था और नंदू बंदर को भी सभी जानवरों पर बहुत विश्वास था। कभी कभी अगर कोई पैसे नहीं भी लाता था तो नंदू उनसे कहता, अरे क्या दिक्कत हो गई भाई, जब तुम कल खाने के लिए आओगे तो तब दे देना, पैसे कौन से भागे जा रहे हैं, आप समोसा खाओ, पैसे आप मुझे बाद में दे देना। अरे शुक्रिया नंदू भाई, तुम्हारे हाथ के समोसे बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए मैंने खाए बिना रह ही नहीं पाता हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं शाम तक आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। वह हाथी समोसे खाकर चला जाता है और शाम को वापस आते हुए नंदू बंदर के समोसे के पैसे उसे दे देता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। नंदू की दुकान बहुत ही फेमस थी, इसलिए उसकी दुकान के बाहर हमेशा बहुत भीड़ लगी रहती थी। सभी जानवर वहाँ पर लाइन लगाकर समोसे खाया करते थे। एक दिन पप्पू नाम का एक लोमड़ वहाँ आता है और वह नंदू की दुकान पर इतनी भीड़ देखता है तो मन ही मन सोचता है, अरे वाह, इस समोसे की दुकान पर तो बहुत भीड़ है, अगर मेरी भी दुकान ऐसे ही चल पड़े तो मैं भी माला माल हो जाऊंगा। इस जंगल में बस एक ही समोसे वाला है, इसलिए मुझे यहीं पर अपनी समोसे की दुकान खोल लेनी चाहिए, मुझे अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहकर पप्पू फौरन ही नंदू बंदर के सामने वाली दुकान को किराए पर ले लेता है और अगले दिन से वह समोसे बनाने का सामान ले आता है और उन्हें इकट्ठा करके समोसे बनाना शुरू कर देता है। अरे अरे, मैं तो एक चीज भूल ही गया, अगर मैंने उसे नहीं डाला तो समोसे में कैसे मजा आएगा, अभी लेकर आता हूँ। और फिर पप्पू लोमड़ अपने थैले में से एक डिब्बी निकालता है और उसको समोसे के आलू में डाल देता है और फिर आलू में अच्छे से मिलाकर समोसे बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में समोसे तैयार हो जाते हैं और वह समोसे दुकान पर लगाकर कहने लगता है, अरे पप्पू के समोसे खाओ और सारी टेंशन भूल जाओ, जो पप्पू के समोसे खाए वो बार बार आए। तभी वहाँ पर धीरे धीरे कुछ जानवर जमा होने लगते हैं और पप्पू के समोसे खाने के लिए मांगते हैं। समोसे सच में बहुत टेस्टी थे, इसलिए वे और मंगा कर खाते हैं और बस धीरे धीरे सभी जानवर पप्पू के समोसे खाने के लिए आया करते थे। अब पप्पू की दुकान भी काफी अच्छी चलने लगी थी, इसलिए पप्पू सस्ती और सड़ी हुई चीज का इस्तेमाल करके उसमें खास तरह से बनी एक दवाई मिलाकर सभी ग्राहकों को खिलाता, जिससे ग्राहकों को बहुत अच्छा लगता था।
अब नंदू बंदर के दुकान पर कोई भी नहीं आता था। मेरे सारे ग्राहक अब पप्पू समोसे वाले के पास जाने लगे हैं। आखिर इसके समोसे में ऐसा क्या है? मैं एक बार इसके समोसे खाकर देखता हूँ। नंदू बंदर अपना भेष बदलकर पप्पू के समोसे खाने के लिए पहुँच जाता है। उस समय पप्पू लोमड़ समोसे बना रहा था। तभी नंदू अंदर उसे एक दवाई मिलाते हुए देख लेता है और वह समझ जाता है, ये तो कोई गलत दवा मिलाकर सभी जानवरों को अपने समोसे खिलाता है। अगर ऐसा ही रहा तो ये सभी जानवरों की सेहत के साथ खेलता रहेगा और उन्हें बीमार कर देगा। मुझे सभी को इसकी सच्चाई बतानी होगी। अगले दिन नंदू बंदर अपनी दुकान पर कुछ दवाई रख लेता है और उन्हें बेचने लगता है। दवाई ले लो दवाई, दवाई ले लो दवाई। कुछ जानवर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे नंदू भैया, तुमने दवाई बेचना भी शुरू कर दिया क्या? हाँ भाई, क्योंकि अब आप बीमार पड़ने वाले हो ना, आपका ध्यान भी तो मुझे ही रखना होगा ना। क्यों भाई, हम क्यों बीमार होंगे? क्योंकि आप पप्पू के समोसे खाते हो और वह अपने समोसों में एक दवाई मिलाता है जिससे आपकी तबीयत तो खराब हो ही जाएगी और फिर मेरी दवाई की तो जरूरत पड़ेगी ना। क्या सच में पप्पू हमारे साथ ऐसा कर रहा है? चलो भाइयों, अभी पप्पू लोमड़े को सबक सिखाते हैं। सभी पप्पू लोमड़े की दुकान पर जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे पप्पू, तू क्या हम सभी को मारना चाहता है वे दवाई मिलाकर? पप्पू लोमड़ी सुनते ही घबरा जाता है और उसका चेहरा पसीने में हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा। करेगा तो तू अब जब यहाँ तू रहेगा। चल निकल जा यहाँ से, हमारे गांव से, वरना अच्छा नहीं होगा। सभी जानवर उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं और नंदू सभी जानवरों को बचा लेता है। सभी का नंदू बंदर पर विश्वास अब और बढ़ जाता है। बहुत साल पहले पीलू चिड़िया अपने पति बंटी के साथ एक पेड़ पर खुशी खुशी रहती थी। एक दिन उस पेड़ की जड़ के पास एक सांप रहने लगा। वो वहाँ पर बिल बना के रहता था और जब भी पीलू चिड़िया अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर जाती थी तो वो सांप उन अंडों को खा जाता था। इस परेशानी के कारण पीलू अपने पति से कहती है, बंटी जी, मैं सांप से बहुत परेशान हो गई हूँ। वो जब देखो हमारे अंडे खा जाता है। तुम कुछ करते क्यों नहीं? पीलू, मैं क्या करूँ? वो सांप बहुत ही ताकतवर है। हम उसके सामने मजबूर हैं। हम उसका सामना नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? क्या हम अपने अंडों का उस शिकार होने दे? मैं ऐसा होते नहीं देख सकती हूँ। ऐसे तो फिर हमारे कभी बच्चे हो ही नहीं पाएंगे। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द होता है अपने बच्चों को खोने का। चलो एक काम करते हैं, हम इस जंगल को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चलते हैं। तुम सही कह रही हो। अब यही एक आखिरी रास्ता है जिससे हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। पीलू और बंटी जंगल से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी कालू कौवा वहाँ पर आता है। पीलू बहन, बंटी भाई, तुम लोग बड़े परेशान लग रहे हो। आखिर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? क्या हुआ? मुझे अपनी परेशानी बताओ। कालू भैया, क्या बताऊं? जिस पेड़ में हम रहते हैं उस पेड़ के नीचे एक सांप आ गया है और वो हमारे अंडों को खा जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं, उसका सामना भी नहीं कर सकते। हम उससे बहुत परेशान हैं, वो बहुत ताकतवर है। पीलू बहन, हर परेशानी का हल भागना नहीं होता है। अगर आप लोग उतने ताकतवर नहीं हैं तो उसे दिमाग से हराने की सोचिए। मैं एक प्लान बताता हूँ, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कालू कौवा पीलू और बंटी को प्लान बताता है। दोनों कालू कौवे का प्लान सुनकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन पीलू चिड़िया रानी के महल में जाती है। वहाँ वो रानी का एक खूबसूरत हार चुरा कर भागने लगती है। रानी ये देख लेती है और वो अपने सिपाहियों को आवाज लगाती है, सैनिकों, वो देखो, वो चिड़िया मेरा बेशकीमती हार चुरा के लेके जा रही है। वो तुम्हारे राजा ने मुझे तोहफे में दिया था। जाओ उसको तुरंत पकड़ के लाओ। सैनिक भाला लेकर पीलू चिड़िया का पीछा करने लगते हैं। पीलू चिड़िया देखती है कि सैनिक उसके पीछे भाला लेकर आ रहे हैं। वो अपने पेड़ के पास पहुंचती है और उस रानी के बेशकीमती हार को सांप के बिल में डाल देती है। सिपाही भाले के डंडे से हार निकालने की कोशिश करते हैं और उस गड्ढे में डालते हैं। इससे सांप परेशान होकर बाहर आता है। अरे कौन है जो मुझे तंग कर रहा है? कौन है जो मुझे डंडा मार रहा है? मैं छोड़ूंगा नहीं। सांप को देखकर सिपाही सांप पर भाले से हमला करते हैं। सांप वहीं पर मर जाता है। इस तरह पीलू और बंटी अब हंसी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद पीलू को बहुत सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं। पीलू बहुत शान से उनका जन्मदिन मनाती है और कालू कौवे को बहुत अच्छा सा केक बनाकर खिलाती है।
रात का समय था। पिंकी लोमड़ी और चिंकू बंदर सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। वहीं उनके पापा टिंकू सियार अपने लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। वहीं पिंकू और चिंकू की मम्मी चंपा नीलगाय रसोई में सबका खाना खाने के बाद बर्तन धुल रही थी और बाकी बचा खाना फ्रिज में रख रही थी। काम होने के बाद वो हॉल में आती है और सबसे कहती है, अरे बच्चों, तुम अभी तक सोए नहीं? चलो चलो अपने कमरे में जाओ और जल्दी से सो जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। चलो। मम्मी, फिल्म बस खत्म होने ही वाली है, देखने दो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, चलो अंदर जाओ, सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। मम्मी प्लीज आप जाकर सो जाओ ना, हमें तो अभी फिल्म देखनी है। ये स्पाइडर मैन की फिल्म पहली बार आ रही है टीवी पर। चंपा ने फिर टिंकू से कहा, अजी आप भी सो जाइए ना, सुबह आपको ऑफिस भी तो जाना है। और इन बच्चों को भी कहिए कि ये सो जाएंगे, 24 घंटे बस टीवी में लगे रहते हैं। तुम सो जाओ चंपा, मुझे तो अभी बहुत काम है। और बच्चों को देखने दो ना उनकी मूवी, एक तो इतने दिनों बाद आ रही है। अच्छा सभी बिजी हैं, बस मैं ही वेली हूँ। ठीक है, मैं तो उल्लू की तरह जाग नहीं सकती, मैं तो चली सोने। चंपा ऐसा कहकर सोने के लिए चली जाती है। तभी टिंकू अपने बच्चों से कहता है, बच्चों चलो काम पर लगते हैं, तुम्हारी मम्मी सोने चली गई, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। चलो। हाँ पापा, हमें तो अभी बलून भी फुलाने हैं और घर की सजावट भी करनी है। चलो चिंकू। पिंकी देखती है कि चिंकू तो सो चुका है। वो इसको हिलाती है पर चिंकू फिर भी नहीं जागता। फिर पिंकी उसके मुंह के ऊपर कुछ पानी की बूंदें छिड़कती है, जिससे चिंकू होश में आता है। अरे मेरी नींद खराब कर दी, अच्छा खासा सपना देख रहा था, स्पाइडरमैन से भी मेरी मुलाकात होने वाली थी। सपना बाद में देखना चिंकू, पहले चलकर बलून फुलाते हैं और घर की सजावट करते हैं। तू भूल गया, मम्मी का जन्मदिन है। लो बच्चों, मैं बलून ले आया, चलो। सभी मिलकर बलून फुलाते हैं और फिर कमरे की सजावट करते हैं। तभी पिंकी कहती है, पापा वो डिलीवरी वाला आता ही होगा, अगर उसने घंटी बजा दी तो मम्मी जाग जाएगी और हमारा सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। चलो पहले केक ही ले लेते हैं। टिंकू अपने पर्स से पैसे निकालकर घर का दरवाजा जैसे ही खोलता है तो वो देखता है कि सामने डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ है। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं आ गया हूँ? मैं बस अभी घंटी बजाने ही वाला था। इसलिए तो कि तुम घंटी ना बजा सको, हमने ये दरवाजा खोल दिया। लो ये रहे तुम्हारे पैसे। डिलीवरी बॉय टिंकू को केक देकर और अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। पिंकी, ये केक फ्रिज में रख दो और चिंकू चलो अपना अधूरा छूटा काम पूरा करते हैं। सभी मिलकर कमरे की सजावट करते हैं। तभी पिंकी कहती है, पापा 12 बजने में 1 मिनट है, जल्दी चलो, मम्मी को उठा देते हैं। हाँ चलो। सभी केक लेकर मम्मी के कमरे में जाते हैं और सभी एक साथ कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सुनकर मम्मी नींद से जाग जाती है। अरे मेरे बच्चों, तुम्हें याद था कि मेरा जन्मदिन है? और क्या मम्मी, आप हमारा इतना ख्याल रखते हो, हम आपका जन्मदिन भी नहीं याद रख सकते? मम्मी बच्चों को गले लगा लेती है और फिर टिंकू कहता है, अरे भाग्यवान, केक भी काटो और चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। टिंकू और बच्चे मम्मी को एक कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ उन्होंने वो सजावट की थी, जिसे देख मम्मी बहुत खुश हो जाती है और फिर केक काटती है और एक एक करके अपने बच्चों और पति का मुंह मीठा करवाती है। मम्मी आपके लिए एक और सरप्राइज है। क्या सरप्राइज बच्चों? कल नाना नानी भी आ रहे हैं आपका जन्मदिन मनाने। सच में? अरे बच्चों, तुमने सारा सरप्राइज खराब कर दिया। ये बात बतानी थोड़ी थी, ये तो राज रखनी थी। कल जब नाना नानी आते तब मम्मी को देखते कितनी खुश हो जाती। अब बता दिया तो बता दिया, जाने दो ना। अगले दिन मम्मी के माँ बापा भी गांव से आ जाते हैं और मम्मी उनके साथ अपना पूरा दिन बिताती है और इस बार का जन्मदिन बहुत ही खुशहाली से मनाती है। बहुत समय पहले की बात है। चिंटू नाम का एक खरगोश अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। चिंटू के मम्मी पापा बहुत ही गरीब थे। वो जैसे तैसे चिंटू को पढ़ा रहे थे। चिंटू तीसरी क्लास में पढ़ता था। उसको पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता था, साथ ही उसको रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ भी बहुत अच्छी लगती थी। वो जब भी किसी के पास नई पेंसिल या रबड़ देखता तो उसका मन वैसी ही चीज लेने का करता और वो अपनी मम्मी पापा से वैसे ही पेंसिल लेने की जिद करता। पापा पापा मुझे एक नई पेंसिल लेकर दो ना, राहुल के पास आज मैंने एक हरे रंग की पेंसिल देखी, मुझे भी वैसी ही पेंसिल चाहिए, दिलवाओ ना पापा। बेटे, राहुल के पापा का अपना काम है, मैं तो एक छोटा सा क्लर्क हूँ, मैं तुझे रोहन की जैसी महंगी महंगी पेंसिल नहीं दिला सकता। तेरे पास जो है तुझे उसी से काम करना होगा। लेकिन पापा मेरा बहुत मन है। बेटे चिंटू समझा करो, पापा की सैलरी ज्यादा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे स्कूल की फीस का समय आ गया है, हमें वो भी तो देनी है। चिंटू समझ जाता है और उसके बाद से कभी जिद नहीं करता। लेकिन उसके मन में अब भी कहीं ना कहीं इस ख्वाहिश थी कि उसको एक दिन रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ जरूर मिलेगी। ऐसे ही एक दिन जब वह स्कूल से घर आ रहा था
तो रास्ते में उसे कुछ रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ पड़ी दिखाई दी। उन्हें देख चिंटू के चेहरे पर खुशी आ गई। अरे वाह, कितनी सुंदर पेंसिल और रबड़ हैं। ऐसा कहकर उसने सभी को उठा लिया। इनमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पर ये किसकी है? चिंटू ने अपने आसपास देखा, वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इसलिए उसने वो पेंसिल और रबड़ अपने बैग में रख ली और उन्हें लेकर अपने घर आ गया और उनसे अपना होमवर्क करने लगा कि तभी चिंटू की मम्मी उसके पास आई और उसने जब चिंटू के हाथ में वो पेंसिल रबड़ देखी तो उससे पूछा, चिंटू ये पेंसिल रबड़ तुम्हें कहाँ से मिले? किसके हैं ये? मैंने पहले तो तुम्हारे पास ये नहीं देखी। पता नहीं मम्मी किसके हैं, मुझे तो स्कूल से आते समय सड़क पर मिले। जब मैंने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैंने अपने साथ ले आया। तभी चिंटू के पापा भी आ जाते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, हमें ऐसे ही किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए। क्या पता किसी से गिर गए हो। तुम कल स्कूल जाना और प्रिंसिपल को ये दे देना। जिसके भी होंगे वो इन्हें आकर ले जाएगा। चिंटू अगले दिन वो पेंसिल और रबड़ ले जाकर प्रिंसिपल को दे देता है। प्रिंसिपल असेंबली में एक अनाउंसमेंट करवाते हैं कि जिस किसी की भी 3 पेंसिल और 3 रबड़ खोई हो वो आकर ले जाए। वो पेंसिल और रबड़ मिंकू नाम के एक बंदर की थी, इसलिए वो उन्हें लेने प्रिंसिपल ऑफिस आता है। पर उसके मन में अब एक लालच जाग जाता है और वो प्रिंसिपल से कहता है, सर वो पेंसिल और रबड़ मेरी हैं, पर मेरे तो 5 रबड़ और पेंसिल खोई थी, ये तो 3 ही हैं, बाकी की तो कहाँ है? 5 पेंसिल और रबड़, पर चिंटू ने तो मुझे 3 पेंसिल और 3 रबड़ दी। रुको मैं अभी उससे पूछता हूँ। प्रिंसिपल चिंटू को अपने पास बुलवाते हैं और उससे पूछते हैं, चिंटू बाकी की 2 पेंसिल और रबड़ कहाँ है? कौन सी 2 पेंसिल और रबड़ सर? मुझे तो जो मिला था मैंने आपको वो दे दिया। झूठ मत बोलो चिंटू, तुमने मेरी 2 पेंसिल और 2 रबड़ छुपा ली है ना? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या मिंकू झूठ बोल रहा है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे तो 3 रबड़ और 3 पेंसिल ही मिली थी, और अगर मुझे चुराना या छुपाना होता तो मैं आने आपके पास लेकर क्यों आता? ये 3 रबड़ और पेंसिल भी अपने पास रख लेता ना सर। प्रिंसिपल सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मिंकू ये तुम्हारी पेंसिल और रबड़ नहीं है, ये किसी और की है, और क्योंकि अभी तक इन्हें लेने कोई नहीं आया, इसलिए मैं चिंटू की ईमानदारी से खुश होकर ये पेंसिल और रबड़ इसको दे रहा हूँ। तुम्हारी 5 पेंसिल रबड़ जब मिलेगी मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रिंसिपल वो पेंसिल रबड़ चिंटू को दे देते हैं। उसको उसकी ईमानदारी का फल मिलता है और वहीं मिंकू को उसके लालच की सजा। एक जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। वो ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसी गांव में जाबाज चील एक गुंडा था। उसके पास पेट्रोल, डीजल और गैस का स्टेशन था। गांव में अकेले उसी के पेट्रोल पंप होने के कारण वो मनमानी दाम में ऑटो वालों को गैस बेचता था। एक दिन बबलू के पास हरिया आता है। हरिया एक साइंटिस्ट था। बबलू, ये ऑटो कैसा है? तुम तो लाल रंग का ऑटो चलाते थे, क्या तुमने नया ऑटो रिक्शा खरीदा है? तो बबलू कहता है, नहीं सर, नया ऑटो नहीं है मेरा। ऑटो रिक्शा तो बैंक वाले उठा के ले गए, क्योंकि मैंने अपना EMI नहीं दिया था, इसलिए ये ऑटो मैंने खड़क सेठ से किराए पर लिया हूँ। तो हरिया कहता है, ये तो CNG ऑटो जैसा है, माइलेज कितना देता है? तो बबलू कहता है, माइलेज कितना भी दे, क्या फायदा उसके साहब, उसके हिसाब से भाड़ा भी तो देना पड़ता है ना। पूरी जिंदगी भर मेहनत करने पर भी मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे। तो हरिया कहता है, तो मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम अपना CNG ऑटो खरीद लो, उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तो बबलू कहता है, नहीं हरिया सर, वो जाबाज मनमाने दामों में गैस बेचता है, जिससे हमें फायदा नहीं होता है, बहुत बुरे फंसे हुए हैं। तो हरिया कहता है, अच्छा ये बताओ तुम्हारी पत्नी क्या करती है? तो बबलू कहता है, मेरी पत्नी पीलू मिट्टी के सामान बनाती है। वो जो भी एक बार देख लेती है वैसा का वैसा मिट्टी का बना देती है। हरिया कुछ सोचता है और बबलू से कहता है, अच्छा तो एक बार तुम दोनों मेरे घर आना। अगले दिन बबलू पीलू के साथ हरिया के घर गया। पीलू ने हरिया को मिट्टी के बने हुए कुछ सामान दिखाए, जिसको देखकर हरिया बहुत खुश हुआ। फिर वो पीलू को मिट्टी का ऑटो रिक्शा बनाने को कहता है और देखते ही देखते पीलू मिट्टी के ढेर से एक ऑटो रिक्शा तैयार कर देती है। अरे वाह पीलू, तुम तो कमाल की कलाकार हो। मैंने कहा था ना सर
क्योंकि ये जो देखती है वैसी ही चीज मिट्टी से बना देती है। लेकिन अब इस मिट्टी के ऑटो का आप क्या करेंगे? ये चलेगा कैसे? ये तो तुम मुझ पर छोड़ दो। अब मैं जाबाज की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, और तो और मैं ऑटो वालों को सीएनजी भी सप्लाई करूंगा। फिर हरिया अपनी लैब में पीलू के बनाए ऑटो रिक्शा में काम करने लगा और साथ ही एक बड़ा सा सीएनजी का पंप भी तैयार कर दिया और ऑटो में सीएनजी गैस भी भर दिया। इसके बाद वो बबलू को वो ऑटो चलाने के लिए दिया। बबलू अब मिट्टी का ऑटो चलाने लगा और उससे पैसे कमाने लगा। मिट्टी के अनोखे ऑटो को देखकर जंगल वाले बहुत खुश हुए। गांव वालों, अब से आपकी ऑटो की परेशानी हमेशा के लिए दूर हो गई है। पीलू मिट्टी के ऑटो बनाएगी और मैं आप सभी के लिए बड़ा सा गैस पंप भी बना दिया हूँ। अब से आप यही से कम दामों में गैस भरवाओ। सर, ये मिट्टी का ऑटो बारिश में नहीं पिघलेगा क्या? मैंने इस पर सारे टेस्ट कर लिए हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मिट्टी का बना हुआ होने से ये एकदम हल्का ऑटो है, जिससे इसकी माइलेज भी 100 की है। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जाबाज की दुकान में भीड़ लगनी बंद हो जाती है। बबलू, तुम्हारे इतनी हिम्मत कि तुम मेरे गैस स्टेशन से गैस नहीं भरवा रहे हो? तो बबलू कहता है, तुमने हम लोगों को बहुत लूटा है जाबाज। अब तुम सब हरिया सर के गैस स्टेशन से ही गैस भरवाएंगे। तो जाबाज बोलता है, मैं तुम्हारे हरिया सर का बैंड बजा दूंगा। उसकी ये हिम्मत कि जाबाज से पंगा ले रहा है, मेरी दुकान बंद करवाएगा, मैं उसको ही बंद कर दूंगा। उस रात जाबाज हरिया के घर पर जाता है। हरिया सो रहा होता है। जाबाज चाकू निकालता है, लेकिन तभी कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती है और वो देखता है कि उसे पुलिस ने घेर लिया है। तो कालू इंस्पेक्टर कहता है, जाबाज, तुमने इस देवता जैसे साइंटिस्ट को मारने की कोशिश की, आज तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। फिर जाबाज की पुलिस बहुत पिटाई कर देते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। इस तरह से हरिया गरीब गांव वालों की मदद करता है और सबकी जिंदगी खुशहाल बन जाती है। अब पीलू और बबलू अमीर हो जाते हैं। पीलू की खुद की मिट्टी का ऑटो बनाने की फैक्ट्री होती है और बबलू हरिया के साथ सीएनजी बेचता था। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।